आज तो घर में पूजा है, इतना सारा बाकी काम है, कैसे होगा सारा काम। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं हूं ना, पिछले 15 साल से तो सब संभालती आ रही हूँ, आज भी सब संभाल लूंगी। हाँ बहू, मुझे पता है, हमेशा तुम ही तो संभालती आई हो। तुम्हारे छोटे चाचा के घर में भी नई बहू है, थोड़ा सा काम उससे भी लिया करो। आखिर इस हवेली में 3 परिवार रहते हैं। चलो, छोटी देवरानी की बहू अब तक नहीं आई, मंजली की बहू को तो 10 साल हो गए, अब तो उसको भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। उनकी बातें सुनते ही मंजली देवरानी की बहू राधिका आती है। अरे ताई जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आज की पूजा की सारी तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं तो हर बार जेठानी जी को यही बोलती हूँ, आपको 15 साल हो गए ये जिम्मेदारियां संभालते संभालते, अब मुझे संभालने दीजिए। हाँ रीमा बहू, तुम ना शिवम को जाकर देखो, कल उसका एग्जाम है, उसकी तैयारियां कराओ। राधिका बहू सब देख लेगी। रीमा के तो मानो सीने पे सांप ही लौट गया। ठीक है मम्मी जी, मैं शिवम को जाकर देखती हूँ। रीमा अंदर चली गई और देखते ही देखते राधिका ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। राधिका ने पूजा के लिए सब तैयार कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। वहीं रीमा अपने कमरे में बैठी हुई मन ही मन जल रही थी। जाकर देखती हूँ चाची की बहू ने क्या गुल खिलाए हुए हैं। वो किचन में आ गई। अरे भाभी, आप आइए ना, देखिए ना, मैंने प्रसाद के लिए हलवा बनाया है, आप चख कर देख लीजिए कैसा बना है। राधिका ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा रीमा को दिया। रीमा ने हलवा खाया और स्वाद से उसका मुंह भर गया, पर अगले ही पल बिगड़ भी गया। ये क्या है राधिका? अगर तुमको हलवा बनाना नहीं आता तो पहले बता देती, मैं बना लेती हमेशा की तरह। ये इतना सामान खराब करने की क्या जरूरत थी? अब पूजा भी शुरू होने वाली है, क्या जवाब देंगे लोगों को? ऐसा भी क्या हो गया भाभी, मुझे भी चखने दो, क्या कमी रह गई? कमी रह गई? अरे ये पूछो क्या है इसमें, बिल्कुल बेस्वाद बना है। ऐसे हलवे से तो अच्छा तुम प्रसाद में गुड़ ही रख देती, लोगों को पता तो लगता कि हलवा नहीं गुड़ है। वैसे सच बोलूं तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, भले ही तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए, पर आज तक तुमने इस तरह का काम भी तो नहीं किया ना। चाची तुमको बोलती नहीं कि तुम कुछ करो। भाभी, हमेशा जब भी घर में कोई पूजा या फेस्टिवल होता है, मैं आकर हमेशा आपसे कहती हूँ ना, मुझे भी जिम्मेदारी वाला काम करना है, पर आप मुझे मौका ही नहीं देती, सब कुछ खुद ही कर लेती हो। जब आप मौका नहीं दोगी तो मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही। देखो, अक्सर फेस्टिवल हो, पूजा हो या किसी की घर में शादी हो, तब हम तीनों परिवार एक साथ मिलकर कुछ स्पेशल बनाते हैं और उसमें बाहर के कुछ लोग भी शामिल होते हैं। अब बाहर के लोगों के सामने तो मैं उनको बोलने का मौका नहीं दे सकती ना। अरे मुझे तो 15 साल हो गए इसी तरह लगे हुए, आगे भी लगी रहूंगी। पर आज की बात तुम कुछ काम मत करना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती काम करने के चक्कर में तुम इतना बिगाड़ दो जो सुधार में ना आए। अब जाकर मेहमानों को देखो, तब तक मैं इस बेस्वाद हलवे के खाने को खाने लायक बनाती हूँ। राधिका मायूस होकर किचन से निकल जाती है और रीमा उस हलवे में खाली चम्मच चलाने लगती। आते जाते सभी लोग रीमा को किचन में देखते हैं और सोचते हैं कितनी मेहनत कर रही है। कुछ ही देर में पूजा शुरू हो गई। अरे पूजा शुरू हो गई, कहाँ हो आप सब? मम्मी जी, चाची जी, कल्याणी चाची। हाँ बेटा, बस आ रहे, तुमको ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? अरे चाची कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था, उसी को निपटा रही थी। सब मिलकर पूजा करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद ललिता जी, जो कि इस परिवार की सबसे छोटी चाची थी, वो बोली, आज की पूजा तो हो गई, पर आज मेरे पास आप सबको बताने के लिए खास खबर है। बेटे का प्रमोशन हो गया क्या? अरे उससे भी बड़ी खबर है। ऐसा भी क्या हो गया भाई जिसके बारे में हमें नहीं पता? वो मनोहर कोठी वाले के यहाँ जो रिश्ता भेजा था ना, उनके यहाँ से फोन आ गया है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। क्या सच में? पर सुना है वो तो बहुत बड़े लोग हैं, फिर हमारे यहाँ शादी के लिए मान कैसे गए? अरे तो मम्मी जी, हम कौन सा छोटे लोग हैं, हम भी बड़े घर से हैं। 15 साल पहले मैं इस घर में आई थी, मैंने उस समय ग्रेजुएशन किया था और आज मेरा 13 साल का बेटा भी है। और आप देखो, मैं यूएनबी कंपनी के साथ काम करती हूँ, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। शहर की नंबर 1 कंपनी है वो, और आज उसने यहाँ से राज का रिश्ता आ गया तो आपको लग रहा है वो बड़े घर की लड़की है। अरे बहू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। देखो बहू, घर की तो दोनों ही पढ़ी लिखी है। राधिका बहू ने भी एमए किया हुआ है, उसको भी 10 साल पहले लाए थे। रीमा का खून जल गया राधिका का नाम सुनकर। हाँ तो ललिता बताओ, कब जाना है लड़की वालों के घर? कल ही जाएंगे हम। तो सारी तैयारियां कर लो जाने की, घर के सबसे छोटे और आखिरी बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मम्मी जी, सारी तैयारियां मुझ पे छोड़ दो, आज तक आपको शिकायत का कोई मौका दिया है जो आज दूंगी, आप बस बेफिक्र हो जाओ।
अरे माधवी भाभी, एक ही दिन है और काम इतना है। लड़के ने लड़की देख रखी है, लड़की ने लड़का। अब तो कल को बस बात पक्की हो ही जाएगी। राधिका बहू को मिठाई का ऑर्डर देने भेज दो और बाकी का काम सब में बांट दो, ताकि कोई काम जल्दबाजी में खराब ना हो जाए। आगे सही रहेगा। राधिका बहू, तुम हलवाई के यहाँ जाओ और कोई अच्छी मिठाई का ऑर्डर दिया। अरे मम्मी जी, राधिका को तो मिठाई का जरा भी आइडिया नहीं है। कहीं ऐसा ना हो रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। कोई भी काम हो उसको करने के लिए शिद्दत की जरूरत होती है। राधिका, रहने दो तुम, हलवाई के यहाँ मैं चली जाती हूँ। अरे रीमा बहू, कुछ काम तो राधिका को करने दिया करो। अरे चाची जी, मैं तो चाहती हूँ कुछ टाइम बचे मेरा भी, पर राधिका जो काम नहीं कर सकती उसको मैं कैसे दे सकती हूँ। आखिर इस परिवार के बारे में हम सबको ही तो सोचना है। अब मैं करूँ राधिका करे, एक ही तो बात है। कितनी समझदार बहू है मेरी। बस अब तीसरी बहू भी अच्छी सी आ जाए तो फिर इस परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। रीमा उठकर हलवाई के यहाँ चली गई और देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई और किसी भी चीज में रीमा ने राधिका को हाथ नहीं लगाने दिया। राधिका मायूस सी रहती थी पूरे समय, क्योंकि पूरा घर बात बात पे रीमा रीमा करता रहता था और रीमा इसी नाम को पाने के लिए तो राधिका को हर चीज में पीछे रखती थी। राधिका घर में होकर भी गैर सी थी, पर वो अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए सब चुपचाप सहन करती जाती थी। अगला दिन हो गया। अरे सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, कोई निकल ही नहीं रहा अपने कमरे से। समझ में नहीं आ रहा रिश्ता मेरा तय होने वाला है आज या इन सब का, जो इतनी देर से अब तक तैयार नहीं हुआ। मुझे बार बार नेहा की कॉल आ रही है। नेहा को बड़ी जल्दी है ससुराल वालों से मिलने की। अरे माँ, आज उसी के कारण तो हमारा ये रिश्ता होने जा रहा है। नहीं तो उसके घर वालों ने तो मना ही कर दिया था, और अब अगर वो फिर से नाराज हो गई ना तो खुद ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जानती हूँ मैं, फिक्र मत करो, मैं सबको लेकर आती हूँ। ललिता जी सबको लेकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में वो लोग नेहा के घर पहुंच गए। आओ आओ, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई साहब, इतने दिन से हम भी आप ही की कॉल का इंतजार कर रहे थे। वो बस हम लोग भी विचार कर रहे थे इस रिश्ते पर, फिर हमने देखा दोनों बच्चे खुश हैं तो हमको भी खुश होना ही था। भाई साहब, हम भी नई सोच के लोग हैं, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अरे हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ। वो आप सबके लिए चाय बना रही है। अरे आज उसका रोका है और वो चाय बना रही है। संस्कारों में तो लगता है मेरे जैसी है। चलो कोई नहीं, आप नेहा को बुला लीजिए, चाय पानी मैं देख लूंगी। नहीं बेटा, तुम हमारी मेहमान हो। ऐसे तो घर में बहुत नौकर है, लेकिन नेहा खुद ही चाय बनाकर लाना चाहती है आप लोगों के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ही देर में नेहा चाय लेकर आ गई और सबसे पहला सवाल किया रीमा ने, कैसी हो तुम, कहाँ तक स्टडी की है तुमने। इस सवाल पे नेहा थोड़ी सी चौंक गई। उसका ऐसा चेहरा देखकर रीमा ने मन में सोचा, चेहरे से तो नई देवरानी 10 या 12 तक ही पढ़ी लगती है। रंगत भी कोई खास नहीं है। शरीर ऐसा है कि एक थप्पड़ में गिर जाएगी। मुझे ऐसी ही देवरानी चाहिए थी घर में, जो मेरी बराबरी ना कर सके। मेरा सवाल सुनकर नेहा के तो तोते ही उड़ गए। बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। चलो अच्छा है, ये भी राधिका की तरह मेरे सामने मुंह बंद करके ही रहेगी। भाई साहब, मैं बोल रहा था शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। वो क्या है ना, आजकल अच्छे रिश्ते को नजर जल्दी लग जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम लोग तो तैयार है। आप पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लो। वो सब लोग उनसे विदा लेके घर आ गए। घर आते ही सब लोग शादी की तैयारियों में लग गए और वो दिन भी आ गया जब नेहा दुल्हन बनकर राज के घर में आ गई। नेहा, वैसे तो तुम्हारे काम ऐसे है कि तुम घर में ज्यादा समय नहीं दे पाओगी, पर तुमने मेरे घर में ये बात बताने से मना क्यों किया है। अरे काम के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, कुछ साल शादी के अपने ससुराल और पति को भी देना चाहिए। काम भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है परिवार, और मैं अपने परिवार और पति के लिए सारी चीजों पे खरी उतरूंगी। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मुझे ऐसी सोच वाली वाइफ मिली। पर तुमको एक बात बता दूं, तुम्हें मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा नुकसान हो। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब देख लूंगी। ऐसे ही अगला दिन हो गया। नेहा किचन में आई। आओ आओ बहू,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तुमको बता देती हूँ कहाँ क्या रखा है। वैसे क्या बनाने वाली हो तुम पहली रसोई में? मम्मी जी, मुझे ना खीर सबसे अच्छी बनानी आती है। मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैं खाना बनाती हूँ उन सब में सबसे बेस्ट खीर ही बनाती हूँ। और वैसे भी पहली रसोई में कुछ मीठा ही बनता है, रस्म भी हो जाएगी। तुमसे एक और बात बतानी थी। वैसे तो सबको यही लगता है हम 3 परिवार इस घर में साथ में रहते हैं, पर हम सबका खाना अलग बनता है हर दिन। पर जैसे ही घर में कोई पूजा या नवरात्रि हो या कोई भी त्योहार, हम तीनों परिवार एक साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, और इसीलिए हमारे परिवार में इतना प्यार है। मैं चाहती हूँ तुम भी इस परंपरा को जारी रखो। हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, आप चिंता मत करिए। ललिता नेहा को समझाकर सबके पास जाकर बैठ गई और नेहा खीर बनाने लगी। शादी के पहले की लाइफ चाहे कितनी ही सेटल क्यों ना हो, शादी के बाद का सुकून एक अलग ही होता है। मम्मी जी को थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे इस घर में आने से, कहीं मेरे आने के बाद इस घर की सालों पुरानी परंपरा को तोड़ ना दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेहा ने जल्दी जल्दी खीर बनाई और जैसे ही सबकी कटोरी में डालने वाली थी तभी बाहर रीमा आई। अरे देवरानी जी, क्या बना रही हो? भाभी जी, खीर बनाई है। खीर बनाने में तो बहुत समय लगता है, मुझे पहले थोड़ी सी खीर दे दो, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। आप ऑफिस भी जाती हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। UNB का नाम तो सुना ही होगा। अरे तुमने कहाँ सुना होगा। वैसे तुम तो एक सिंपल सी फैमिली से हो। मेरी एक राय मानो, छोटी मोटी कोई जॉब तुम भी पकड़ लो, नहीं तो सोचो आज से जब 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे पूछेंगे मम्मी आपने अपनी लाइफ में क्या किया, तो तुमको ये ना कहना पड़े कि बस एंटर करके छोड़ दिया। इतना बोलकर रीना कुछ ज्यादा ही आसमान पे पहुंच गई थी। नेहा कुछ भी बोलती तभी वहां राज आकर बोला, अरे भाभी, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? जिससे आप ये बात बोल रही हो ना, चुप कीजिए ना। भाभी सही कह रही हैं, इंसान को लाइफ में कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। भाभी, आपकी बात पर मैं गौर जरूर करूंगी और जल्दी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी। वैसे सेल्समैन की जॉब तुम्हें मिल सकती है। राज ने नेहा को घूर के देखा। नेहा ने उसको चुप रहने का इशारा किया। क्या दोनों चुपके चुपके बात कर रहे हो? नेहा, तुम खीर बना रही थी ना, जल्दी से दे दो। नेहा ने एक कटोरी में उसको खीर दी। खीर तो रीमा ने खा ली, पर खाते ही बोली, नेहा चाची जी बोल रही थी आज शाम को पड़ोस की कुछ मम्मी जी और चाची जी की सहेलियां आने वाली हैं, तो मम्मी और चाची जी बोल रही थी तुमसे खाना बनवाने के लिए। वैसे तुम अपनी हो इसलिए बोल रही हो, तुम कुछ मत बनाना, तुमको ना अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी ऑफिस से, आकर जो भी बनवाना हो मुझसे पूछ पूछ कर बनाना। ठीक है भाभी। उसके जाने के बाद नेहा थोड़ी सी मायूस हो गई। अरे तुम इतनी मायूस क्यों हो गई? मैंने खीर इतने दिल से बनाया था, पर भाभी को पसंद ही नहीं आई। अब बाकी के लोगों के पास ले जाते हुए भी डर लग रहा है। अरे भाभी की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? लाओ मुझे दिखाओ कैसी बनाई है। राज ने खीर खाई और खुश होकर बोला, अरे नेहा, तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। आप झूठ बोल रहे हो, बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना? अरे सच में तुम्हारे दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तभी राज की नजर राधिका पे पड़ी, जो किचन की साइड से ही जा रही थी। राधिका भाभी, इधर आइए। राधिका किचन में आई। क्या हुआ देवर जी? भाभी, ये खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। राधिका ने खीर खाई और बोली, नेहा, खीर बहुत अच्छी बनाई है। राज को कुछ काम याद आया और वो भागते हुए किचन से निकल गया। भाभी, सच में खीर अच्छी बनी है क्या? हाँ, तुमको क्या ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं बनी? वो रीमा भाभी बोल रही थी अच्छी नहीं बनी। राधिका ने जैसे ही रीमा का नाम सुना तो वो मुस्कुरा दी। आप स्माइल क्यों कर रही हो? आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो ना, सच सच बताओ ना। नहीं देवरानी जी, भाभी की आदत है सब काम में कमी निकालना। उनको ऐसा लगता है उनके बिना इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। अब मुझे ही देख लो, 10 साल हो गए इस घर में, आज तक भाभी ने मुझे किसी काम में आगे नहीं आने दिया। तुमको तो अभी एक ही दिन हुआ है, तुमको कैसे आने देगी? पर तुम परेशान मत हो, रीमा भाभी जो भी करती है इस घर के भले के लिए करती है। वो हम सबसे बड़ी है और जो करेगी सही करेंगी। पर मैं अपने काम पे संदेह कर सकती हूँ, पर तुम्हारी खेल में मुझे कोई कमी नहीं लगी। मतलब भाभी, 10 साल से आप पीछे ही हो रीमा भाभी के। अरे सब अपनी ही है, कौन आगे कौन पीछे, सब बराबर है। कितना अच्छा परिवार है जो रीमा भाभी की चालाकियों को भी समझ नहीं पा रहा।
राधिका भाभी ने 10 साल सह लिया। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए ताकि इस परिवार का प्यार बना रहे। नेहा ने उस दिन से अपनी पूरी मेहनत और हिम्मत उस घर में लगा दी, पर बाकी लोगों तक कोई भी चीज पहुंचने से पहले रीमा उसको चेंज करा ही देती थी। और सारे घर वालों की नजरों में आज भी रीमा से ऊपर कोई बहू नहीं थी। एक दिन कल्याणी नेहा के पास आकर बोली, नेहा बहू, तुम एक काम करो, घर में नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, 9 बच्चियों को बुलाकर खाना खिलाया जाएगा। तुम सारा सामान तैयार करके रीमा को दे दो, उसके हाथ की पूरी फूलती है और स्वादिष्ट भी होती है। बहुत हो गया ताई जी, जब मैं सारा सामान तैयार करूंगी तो पूरी नहीं तल सकती क्या? अरे कितना बोलती है, हैं? अपनी ताई सास के सामने पहले कुछ सोचकर बोलना सीखो। कुछ आता जाता है नहीं और बोलती देखो कितना है। मुझे देखो, ऑफिस जाती हूँ और घर आकर एक नहीं 3-3 परिवारों को इज्जत से संभालती हूँ। आइंदा इतना बोलने से पहले सोच लेना, एक थप्पड़ में गिर जाओगी। तभी राज वहां आता है। भाभी, आप जिस कंपनी में काम करती हो उसके ऑनर का नाम पता है आपको क्या है? अरे मुझे क्या करना उनका नाम जानकर, उस कंपनी में काम करती हूँ, ये क्या कम है? अपनी वाइफ को देख लो, वो तो ऐसी है जो कोई वेटर बनने लायक भी नहीं है। हाँ भाभी, मेरी वाइफ वेटर बनने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी नेहा UNB कंपनी की ऑनर है। ये सुनकर रीमा का सर ही चकरा गया। जिस कंपनी के नाम पर वो इतना घमंड करती थी, उसकी ऑनर, उसकी देवरानी, और उसने जिठानी बनकर उसे इतना तंग किया था। अब उसको दिन में ही तारे नजर आ गए थे, क्योंकि राज फोन में UNB की ऑनर नेहा की प्रोफाइल खोलकर अब रीमा को दिखा रहा था, और बाकी के लोग चुपके हंस रहे थे। अरे ये क्या आप फोन देख रहे हो? अभी हमारी शादी हुई और आप मुझे छोड़कर फोन में जू की तरह घुस गए। अरे अभी अभी हमारी शादी हुई है, बस उसी के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि हम हनीमून पे जा सके। क्या सच में आप हमारे लिए हनीमून की जगह देख रहे हो? फिर तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि जगह मैंने ढूंढ रखी है। पहले से ढूंढ रखी है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं 2 दिनों से जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, कोई अच्छी जगह मिल ही नहीं रही। हाँ, मैंने जगह ढूंढ रखी है। जल्दी बताओ ना, कहाँ जाना है? मुझे शिकागो जाना है। शिकागो? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मुझे तो वो जगह बहुत पसंद है। आपको पता है, शादी के पहले मेरा शिकागो देखने का बड़ा सपना था, पर मम्मी हमेशा कहती थी कि अपने पति के साथ जाना। अब तो शादी हो गई है ना, और हनीमून के लिए हम लोग जाने वाले हैं, तो देर किस बात की, चलते हैं ना शिकागो। ठीक है, अभी फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। सच्ची? अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी। वाह, क्या नजारा है शिकागो का। मैं तो अपने फोन में हमेशा शिकागो की ही वीडियो देखती रहती हूँ, अब फाइनली सामने से देखूंगी शिकागो। सचिन और शीतल दोनों ही बड़े खुश थे हनीमून पे जाने के लिए, और ऐसे ही 2 दिन बीत गए। शीतल, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली ना? हाँ, वो मैंने 2 दिन पहले ही कर ली थी। मुझे पता है, अब से 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। वैसे मुझसे ज्यादा खुश तो तुम ही हो इस हनीमून के लिए। हाँ बिल्कुल, हो भी क्यों ना। वो दोनों घर से निकल ही रहे थे कि तभी उसकी सास मधु वहां आई। अरे बच्चों, जा रहे हो तुम लोग? अच्छे से एंजॉय करना और बहुत सारी वीडियो और फोटो भेजना मुझे। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही लौट आएंगे। सचिन की नजर तभी बड़ी भाभी संध्या पे पड़ी, जो अपना बड़ा सा बैग उठाए उनकी तरफ आ रही थी। अरे ये क्या, कहीं भाभी भी तो हमारे साथ नहीं जाने वाली? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठानी देवरानी में ज्यादा प्यार हो गया हो, जो शीतल ने भाभी को भी इनवाइट कर लिया हो? तभी शीतल ने सचिन की तरफ इशारा किया। भाभी को तुमने इनवाइट किया? अरे पागल हो क्या, मैं क्यों इनवाइट करूंगा? मुझे लगा तुमने किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी फैमिली में हनीमून पे भी फैमिली का कोई मेंबर जाता हो? वो दोनों धीरे धीरे लड़ रहे थे और संध्या सब समझ गई। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस हम ये बोल रहे थे कि हमें लेट हो रहा है। अरे तुम लोग जा तो रहे हो, रास्ते में मेरा गांव पड़ता है, तुम मुझे वहां छोड़ देना। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हारे भैया तो सुबह ही निकल गए, अभी उनसे फोन पे बातें हुई, बोल रहे थे उनको टाइम नहीं है। बस से चली जाती, पर बस वाला गाँव के बाहर छोड़ देता है। जहाँ बस वाला छोड़ता है ना, उससे 35 किलोमीटर गाँव है मेरा, और अंदर कोई रिक्शा भी नहीं आता, इसलिए तुम मुझे छोड़ देना। वैसे तुमको लेट तो नहीं होगा ना एयरपोर्ट के लिए? अगर लेट होगा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सचिन ने शीतल की तरफ देखा, जो अब सुकून महसूस कर रही थी। अरे भाभी, अभी 2 घंटे हैं फ्लाइट में, तब तक तो हम आपको आपके गांव छोड़ भी देंगे। शीतल, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे नहीं भाभी, आप कैसी बातें करती हो? हीरा है मेरी बहू, और बेटा भी। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो। देवर जी तो हमेशा मेरी बात मानते ही हैं। अब देखो, शीतल भी मेरी बात मानने लगी है। अब चलें?
लेट हो रहा है। गाड़ी में बैठकर शीतल, सचिन और संध्या तीनों ही गांव की ओर निकल गए। गांव पहुंचकर सचिन ने सामान संध्या के घर के बाहर रखा। ठीक है भाभी, अभी हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? आज पहली बार शीतल मेरे गांव आई और बिना चाय पिए जाने दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे भाभी समझो बात को, चाय पीने का टाइम नहीं है, फिर कभी आएंगे। अरे अभी फ्लाइट में 1 घंटा बाकी है और एयरपोर्ट आधे घंटे में पहुंच जाओगे। शीतल भी अब गाड़ी से बाहर आ गई। भाभी कितने गड्ढे हैं, गांव से निकलने में समय लग जाएगा, फिर कभी आएंगे आपके घर, अभी जाने दीजिए प्लीज। अरे एक शॉर्टकट है ना, वहाँ से निकल जाना, तुम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैंने रास्ते में ही माँ को कॉल कर दिया था, उन्होंने चाय बनवा कर रखी हुई है, बस 5 मिनट लगेगी। अगर चाय तैयार है तो पी लेते हैं, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट ही लगेगी। वो सब अंदर आ गए। अंदर आते ही देखा संध्या की माँ उनके आने का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? और आप आराम करने के बजाय हमारा इंतजार कर रही हो? अरे बेटा, अब तो उम्र हो गई है ये संसार छोड़ने की, अब तो बस कभी तुम आने को बोल देती हो तो खुशी होती है, नहीं तो किसी भी बात की खुशी नहीं होती। अब कोई बेटा होता तो घर में बहू होती, बच्चे होते हैं तो चहल पहल होती। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, जब तक आप बुलाएं, जब जब आप बुलाओगी आती रहूंगी। आओ बेटा आओ, ये तुम्हारी नई देवरानी है ना? हाँ माँ, ये लोग हनीमून के लिए जा रहे थे तो मैं भी इनके साथ यहाँ तक आ गई। चलो अच्छा किया, अपनी गाड़ी से अंदर तक तो आ गई, वरना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। माँ चाय तैयार है ना? हाँ मैंने तैयार कर रखी है, तुम किचन से जाकर ले आओ। देवर जी, शीतल तुम बैठो, मैं अभी आई चाय लेके। शीतल चाय लेने किचन में चली गई। कुछ ही देर में वो चाय लेके वापस आई। अब जल्दी जल्दी चाय पियो और निकल जाओ, इससे पहले कि फ्लाइट छूट जाए। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। दोनों ने जल्दी जल्दी चाय पी और जैसे ही निकलने लगे तभी संध्या को उल्टी होनी शुरू हो गई। संध्या बाहर की तरफ भागी। अरे भाभी, ये क्या हो गया आपको अचानक? आप यहीं रुको, मैं भाभी को देख कर आती हूँ। शीतल भी संध्या के पीछे दौड़ी। कुछ ही देर में संध्या शीतल को पकड़कर ला रही थी। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे देखने आई थी, अब खुद ही बीमार हो गई। शीतल ने संध्या को बिस्तर पर लेटा दिया। आंटी जी, भाभी की तबीयत मुझे ज्यादा खराब लग रही है, आसपास कोई डॉक्टर होगा क्या? अरे बेटा, पूरे गांव में एक ही डॉक्टर है, पर अभी वो शाम को 5 बजे बैठेगा अपनी क्लिनिक पे। तब तक तो भाभी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। तभी संध्या को एक और बार उल्टी होने लगी। अब जैसे उसके शरीर का दम ही निकल गया था। अब क्या होगा? भाभी की तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। संध्या बंद आंखों को खोलते हुए बोली। अरे देवर जी, आप चिंता ना करो, आप शीतल को लेकर चले जाइए, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी, मेरे चक्कर में आपका हनीमून खराब हो जाएगा। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हनीमून पे चले जाएं? इतने भी सेल्फिश नहीं है हम। तो क्या मेरी वजह से हनीमून कैंसिल कर दोगे? भाभी, शीतल ठीक कह रही है, इस समय आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। आप एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हमारे पास तो सारी जिंदगी पड़ी है, कभी भी चले जाएंगे। सचिन जी, आप किसी डॉक्टर को ले आओ, नहीं तो भाभी की तबीयत और बिगड़ सकती है। वो दोनों अपना हनीमून भूलकर भाभी की सेवा में लग गए। ऐसी ही रात हो गई, फ्लाइट तो छूट ही गई, साथ में सचिन और शीतल का दिल भी उदास हो गया। वो दोनों रात में संध्या के घर बैठे हुए चाय पी रहे थे। आज अगर भाभी की तबीयत खराब ना होती तो अब तक हम शिकागो पहुंच चुके होते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द हम शिकागो जाएंगे। बस एक बार इस गांव से भाभी घर पहुंच जाए और ठीक हो जाए। भाभी को न जाने क्या हो गया। मम्मी और भैया से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम यहीं पर रहें। पर भैया हमारे शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ रुके भाभी की वजह से। ऐसे ही अगला दिन हो गया। शीतल, तुम तो पहली बार गांव में आई हो, तुमको कैसा लगा मेरा गांव? भाभी घर से निकली ही नहीं अभी तक, एक घर के अंदर कैसे पता लगेगा गांव कैसा है? अरे देवर जी, मैं क्या बोल रही थी, आप तो पहले भी कई बार आए हो ना इस गांव में, आप शीतल को घुमा कर ले आओ ना कहीं। अरे भाभी, ये शहर की मॉडर्न लड़की है, इसको गांव की मिट्टी हवा पसंद नहीं आएगी। अरे एक बार लेके तो जाओ, क्या पता पसंद आ जाए। भाभी, उसको आदत ही नहीं है ऐसी से बाहर निकलने की, जंगल की तेज हवा से कहीं झुलस ही न जाए। अरे कल रात को ही बारिश हुई है और अब धूप भी नहीं है, सुहाना मौसम है, हो सकता है वो एंजॉय करे, और घर में बैठी बैठी वो तो बोर हो जाएगी। शीतल, चलोगी तुम गांव घूमने? चलकर देखते हैं ना, वैसे आज तक कोई गांव देखा ही नहीं है। शीतल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ऐसे जाओगी इन कपड़ों में? हाँ भाभी, यही कपड़े हैं मेरे पास, और बैग में सब शॉर्ट ड्रेस हैं, वो हनीमून पे सब ऐसे ही पहनते हैं ना, तो मैंने सिंपल ड्रेस रखी ही नहीं।
गांव में इन कपड़ों में जाओगी तो देखने वालों की लाइन लग जाएगी। तुम एक काम करो, मेरी साड़ी पहन लो। पर भाभी वो साड़ी कैसे पहन सकती है? वो मॉडर्न लड़की है, आज तक उसने कभी साड़ी पहनी ही नहीं। अरे आज तक नहीं पहनी तो क्या हुआ, आज तो पहन सकती हूँ ना। पक्का तुम साड़ी भी पहन पाओगी ना? हाँ बिल्कुल, ट्राई करने में क्या जाता है। और वो तो आपने सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेष। संध्या को बड़ी हैरानी हुई कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई साड़ी पहनने को, पर उसने कुछ नहीं कहा और एक साड़ी निकालकर शीतल को दे दी। कुछ ही देर में शीतल साड़ी पहनकर आई। देखना भाभी मैं कैसी लग रही हूँ, पहली बार पहनी है, बस पहनना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे लगा था तुम ये नहीं कर पाओगी, पर मेरी वाइफ वो सब कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। शीतल और सचिन पैदल ही गांव की ओर चल दिए। रास्ते में जैसे ही शीतल को हरे भरे रास्ते दिखाई दिए जिन पर पानी की कोई कोई बूंदे अभी रुकी हुई थी, वो उनको देखकर बड़ी खुश हुई। ये सब कितना सुंदर है, कितना शांत रास्ता है, दूर दूर तक कोई नहीं, इतना लंबा हरियाली से भरा रास्ता, सरसों के खेत, वाह मजा आ गया। क्या सच में गांव की ये हरियाली तुमको पसंद आई या सिर्फ मेरी वजह से बोल रही हो? सच में अच्छी है सचिन, आज तक मैंने शहर में इतनी सुंदरता नहीं देखी। आप मेरी कुछ वीडियो बनाइए ना प्लीज, मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला बीजीएम लगाकर अपनी वीडियो अपलोड करूंगी। सचिन ने सरसों के खेत में उसकी कितनी सारी वीडियो बनाई। शीतल अब पूरी तरह से खुश थी। तभी शीतल के कानों में चिड़िया की चहकती हुई आवाज पड़ी। शीतल जोर से चीखी, अरे वाह, ये कितनी सुंदर आवाज है परिंदों की, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने धरती पे स्वर्ग बनाया है। वो हर एक चीज से एंजॉय कर रही थी और सचिन को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। चलते चलते वो लीची के बागान में आ गए। वहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ था। सचिन और शीतल को देखते ही बोला, अरे बच्चों तुम कौन हो? पहले तो कभी तुमको इस गाँव में नहीं देखा। वो आंटी हम शहर से आए हैं, इस गांव में हमारी भाभी रहती है, उनके ही साथ आए हैं। अरे वाह, तुम लोग शहर से आए हो, वो भी हमारे छोटे से गांव में। तुम्हारी भाभी मतलब हमारे गांव की लड़की है, फिर आप लोग तो लड़के वाले हुए ना। आओ बैठो, तुम लोग थक गए होगे, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आप परेशान नहीं हो, हम ठीक हैं। अरे ऐसे कैसे ठीक है, चेहरे से ही थके हुए लगते हो। आओ हमारे पास बैठो, तुम्हारी काकी अभी पानी ले आएगी, पास में ही ट्यूबवेल है, तुम एक बार उसका ठंडा पानी पीना, अपना फिल्टर पानी भूल जाओगे। सचिन और शीतल उसके पास पड़ी चारपाई पे बैठ गए। सचिन जी, वैसे प्यास तो मुझे लग ही रही है, पानी पीकर ही चलेंगे, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, हमारी भाभी इन लोगों के गांव की लड़की है और गांव की लड़की जिसको ये जानते भी नहीं, उनके ससुराल वालों की इतनी खातिर कर रहे हैं, चक्कर क्या है? गांव में लोग ऐसे ही होते हैं, सबके मेहमानों को अपने मेहमान समझते हैं। बड़ी अजीब बात है, हमारे यहाँ तो कोई घर के बाहर मरा भी पड़ा हो ना तो कोई नहीं निकल कर देखता, और घर में मेहमान आ जाए तो मौत आती है, लेकिन ये लोग तो हमारे लिए अनजान है, फिर भी हमारे लिए पानी भरने चले गए। यही तो फायदा है गांव के लोगों का। कुछ ही देर में कमला पानी और लीची को धोकर ले आई। ये लो बच्चों, लीची को भी मैंने पानी से धो दिया, अब तुम पेट भरकर इनको खा सकते हो। लीची कितने रुपए किलो है आंटी? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो तुम लोग, मेहमान हो तुम लोग इस घर के, कोई पैसे थोड़ी ना लेंगे, जितना मर्जी खाओ। शीतल और सचिन ने ठंडा पानी पिया और लीची खाई। ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं। अरे कुछ दिन रुको तो, वैसे फिर आना, तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा। हाँ आंटी, जरूर आएंगे। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए और घर आ गए। उनको देखते ही संध्या ने कहा, कैसा लगा शीतल हमारा गांव? वैसे तुमको तो बड़ी दिक्कत हुई होगी ना, कल रात को ही बारिश हुई और तुम्हारे पाँव कीचड़ में धंस गए होंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाभी, आपको पता है कितनी ताजी हवा थी, ऐसी हवा आज तक मैंने कभी शहर में नहीं देखी। पंछियों की अजीब अजीब आवाज, आपको पता है मैंने तो सब फोन में रिकॉर्ड भी किया है। और वो जो सरसों का खेत है ना, उसको देखकर तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। और आपको पता है आपके गांव के लोग बड़े अच्छे हैं और उन्होंने हमारी बड़ी खातिर की, बिना ये पूछे कि हम कौन हैं और किसके घर से आए हैं। मुझे लगा था गांव वालों का प्यार देखकर ये चिढ़ जाएगी, गांव के माहौल में इसका दम घुट जाएगा, पर ये तो हर पल को एंजॉय करके आ रही है। मेरा तो यही मकसद था इनका हनीमून बर्बाद करना, पर ये लोग तो यहाँ भी हनीमून मनाने में लगे हुए हैं। भाभी क्या बना रही हो खाने में? अरे देवर जी, आपके शहर की तरह यहाँ फ्रूट्स, नूडल्स और बाकी का सामान तो नहीं मिलता, इसलिए आज माँ ने कच्चे आम की चटनी, मट्ठा और मक्के की रोटी बनाई है।
आप लोग तो शायद नहीं खा पाओगे, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। अरे भाभी, आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो और जो बना है हम लोग वही खा लेंगे। तुमसे नहीं खाया जाएगा, खा कर देखते हैं ना, नहीं तो बाद में मैं कुछ और बना दूंगी, पर आप मत बनाना, आपको रेस्ट की जरूरत है। कुछ ही देर में खाना लग गया। शीतल अभी भी अपनी वीडियो देखने में लगी हुई थी। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी जो संध्या को बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। क्या सोच रही हो भाभी, जल्दी से खाना दो ना। हाँ हाँ देती हूँ। सब लोगों ने मिलकर जैसे ही खाना खाया, आनंद से उनका मुंह भर गया। कच्चे आम की चटनी, वाह क्या स्वाद है। और ये मट्ठा, इसके जैसा स्वाद तो आज तक शीतल ने चखा ही नहीं। वाह, इतने मजे हैं गांव के लोगों के भी। अच्छा खाना मिलता है, शांति मिलती है और गांव के लोगों का प्यार भी मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जिसका कोई नहीं होता उसके गांव वाले होते हैं। गांव की शांति वाली हवा हर इंसान को जीने की उम्मीद दिखाती है। पहली बार देख रही हूँ किसी को इतना लगाव है गांव से। हाँ वही तो आंटी, मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए शीतल को गांव में ही छोड़ जाऊं। अरे छोड़ना क्यों बेटा, तुमने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, दोनों साथ में रहो। नई नई शादी हुई है, दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। कोई गांव में नहीं रहेगा। ये क्या बोल रही हो बेटा, अचानक क्या हो गया आपको? संध्या जल्दी से अपनी बात पलटते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है मेरी तबीयत ठीक हो गई है और कल सुबह हम अपने घर जा रहे हैं। पक्का आप ठीक हो, सफर कर पाओगी? हाँ देवर जी, आप चिंता ना करो, अब मैं ठीक हूँ। काश कुछ दिन और रुक पाते गांव में, तो जो जगह आज छूट गई थी वो कल देख पाती। खाना खाने के बाद शीतल खिड़की में आकर बैठ गई। सचिन भी उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस घर जाने का मन नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो, जब जब तुम बोलोगी मैं तुमको गांव घुमाने लेके आऊंगा। सच्ची? हाँ सच्ची। अगले दिन वो लोग अपने गांव के लिए निकल गए और शीतल गाड़ी से हरियाली देखने लगी।